हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आवाज जा रही होगी आपको अच्छे से, क्योंकि मेरा जो मीटर है वो सही दिखा रहा है और मैं मीटर के अनुसार ही चलता हूँ। अगर आपको कोई मीटर में गड़बड़ी लगे तो प्लीज इन्फॉर्म करें। तो चलिए चालू करते हैं। जैसे कि आपको लगा है, कल का ही पीडीएफ ये अपलोडेड है। कल तक जो हम पढ़े थे उसके आगे हम पढ़ेंगे। देखते हैं। ये थोड़ा जैसे कि हम ये फॉर्मेट जैसे लेके आए हैं, ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, परंतु इसमें कुछ छूटेगा नहीं, ये भी विश्वास दिलाता हूँ आपको। इससे पहले कि हम ये चालू करें सब्जेक्ट अपना, कुछ भाई रुक जाओ, कुछ मुद्दे पर बात कर लेते हैं। जैसे जैसे कि अभी चल रहे हैं मुद्दे। पटना में अगर आप हैं तो पटना का हालत थोड़ा सा नाजुक है अभी। जैसे अभी आपने देखा कि दो कोचिंग के बीच का कैसा विवाद, कितना एक एक परिवार का एक सदस्य की मौत के रूप में यहाँ तक रिजल्ट आता उसका। तो ये घटनाएं एक चीज होती है, सीख अलग चीज होती है, और फिर उन सीख से खुद को सिखाना और खुद को आगे बढ़ाना, ये तीसरी चीज होती है। आप पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा अगर आप मतलब इन कोचिंगों से जुड़े हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों में ज्यादा इन्वॉल्व हुए होंगे। हाँ, ये एक तरह से ह्यूमनिज्म भी है कि आप जहाँ से, जिस संस्था से, या फिर एक मानवीय व्यवहार होता ही है कि आप चाह कर भी, नहीं नहीं चाह कर भी आप उन चीजों में जुड़ जाते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, आप जो जुड़े जुड़े अच्छी बात है, पर चीजें कोर्ट में है। जब चीजें कोर्ट में हो, जब चीजें आपके हाथ में नहीं हो, और जब चीजें, हालांकि यहाँ पे कुछ बोलना भी थोड़ी सी अलग सेंस बना देगा कि शायद कि आप इधर हो या उधर, पर मैं एक निष्पक्ष बात बोलना चाहता हूँ कि चीजें छोड़ देनी चाहिए कभी कभी। जब कानून के हाथ में कुछ हो तो चीजें छोड़ देनी चाहिए। कानून जो करे, मान लेनी चाहिए कभी कभी। तो अभी, और अगर आप फैसले से नाखुश हैं उसके, या कानून जो फैसले दिए हैं, तो और भी चीजें हैं उसके करने के, और भी तरीके हैं उसको विरोध करने के। पर जो हिंदू मुस्लिम का जो एंगल बनते दिख रहा है, मुझे इससे नाराजगी है। आप विरोध करें, आप प्रदर्शन करें, आप नाराजगी जाहिर करें, ये अलग बात होती है, पर इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल देना, एक क्षेत्रीयता का एंगल देना कि इस क्षेत्र का ये है तो उस क्षेत्र का वो है, हम सनातनी हैं, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, मुझे इससे नफरत है। और नफरत तो नहीं, मैं ऐसे सब का इस्तेमाल ज्यादा करता नहीं, पर मैं, मुझे नाराजगी है इन सब चीजों से। हाँ, मुझे अच्छी खासी नाराजगी है, मुझे नहीं अच्छा लगता है ये सब चीजें। शायद आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। मैं खुद को 30 मार खान ही बनना चाहता हूँ कि एक तरह से ऐसा मैं खुद को प्रेजेंट करूं, पर मुझे अच्छी नहीं लगती है। देखिए, चीजें जो है बदल सकती है। चीजें कैसे बदल सकती है? एक छोटी सी घटना, एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ी घटना में चीजें हो सकती है। यहाँ कोचिंग का विवाद था, इसमें आप इन्वॉल्व हुए, इसमें क्षेत्र इन्वॉल्व हुआ, इसमें राज्य इन्वॉल्व हुआ, बहुत चीजें हो सकती है। छोटी सी बात से बहुत बड़ी बातें हो सकती है। पर ध्यान रखें, आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप अगर पढ़ लिख रहे हैं, तो आपका फैसला और किसी और का फैसला, आपका नाराजगी, आपका एक लाइन, एक ऑनलाइन ट्वीट भी जो कर रहे हैं आप, ऑनलाइन कमेंट भी जो कर रहे हैं, ये मायने रखता है। आपके बातों में झलकनी चाहिए वो बातें। हालांकि लोग नहीं समझते, पर्दे के पीछे कुछ भी कमेंट्स कर दे रहे हैं, पर वहां भी आपकी अस्मिता बनी रहनी चाहिए कि आपने क्या कमेंट्स करे हैं। कम से कम एक ह्यूमन के तौर पे तो होनी ही चाहिए कि भाई किसी के काम को देखिए। मतलब हम किसी के, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि किसी को काम को देख करके उसका आगे का जस्टिफिकेशन दे देना, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। एक खास पार्टिकुलर घटना के लिए एक खास जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो उनके पीछे के सारे रवैयों को देख करके हम उसको माफ कर दे, या उनके पीछे के सारे रवैयों को देख के कोई गलत कर रहा था तो उसके अनुसार ही हम सजा दे दे, ये तो कानून सही नहीं मानता। एक खास पार्टिकुलर चीज के लिए खास पार्टिकुलर बातें होनी चाहिए। शायद हम, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे।
और कुछ और मुद्दा था। मैं एक अच्छा उपन्यास पढ़ रहा था, एक उपन्यास के बारे में कुछ लाइन पहले बताऊंगा। एक उपन्यास है मंजू एहतेशाम का। मंजू एहतेशाम का, अगर आपने पढ़ी होगी, अगर हिंदी कभी अगर आपका ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स कभी किए होंगे, या फिर आपको हिंदी पढ़ने का शौक है, तो ये कहानी आपने अवश्य पढ़ी होगी। मंजू एहतेशाम ये लिखते हैं एक अपना इसका एक उपन्यास है सूखा बरगद। सूखा बरगद, ठीक। अगर आपको कभी जीवन में टाइम मिले, या फिर अगर आप इसका सारांश भी अगर कभी आप सीखना चाहे या सुनना चाहे, तो प्लीज जरूर पढ़ें। मैं आपको कुछ लाइन बताता हूँ उसको, मैंने कुछ, हालांकि मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा है, पढ़ तो रहा हूँ अभी। उसका 2 चैप्टर पढ़ा है और कुछ चैप्टर बाकी है पढ़ने के लिए। इसमें कुछ लाइन लिखा, जैसे धार्मिक कट्टरता के वे खिलाफ हैं। बेगिनती मस्जिद और मंदिर बनवा दो, जहां यह आदमी हुकूमत करने वाले के भी हाकिम की इबादत करता रहे, ताकि दुनिया जरूरतों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। बहुसंख्यक समुदाय की यही कोशिश रही है कि यदि सत्ता हासिल करने करना है, तो सत्ता में बने रहना है, तो सत्ता में जो मतलब कि लोग हैं, जैसे कि सांप्रदायिक राजनीति का खुलेआम इस्तेमाल किया जाए। सत्ता के साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ है, वे जनतांत्रिक मूल्यों को पैरों तले कुचलकर स्वार्थधत्ता के पीछे समाज के सबसे पिछड़े और दबे कुचले को तलबे के सबसे अपने अपनी लपेट में ले लेते हैं। मैं इसका एसेंस समझा रहा हूँ कि ये समझाना चाह रहा है कि जो लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वो हर वक्त दो गुट खोजता है, पढ़े लिखे का, अनपढ़ का। हालांकि ये गुट बहुत कम खोजे जाते हैं, क्योंकि उसको पता है अगर आदमी पढ़ लिख लेगा, तो फिर वो सवाल करेगा। और राजनीति में सबसे बड़ी अगर कोई दुश्मन है कोई राजनेता का, वो है सवाल। कुछ उससे कुछ भी नहीं है उसका दुश्मन, सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो उसका है सवाल। और सवाल वहीं से आता है जब आप पढ़ते लिखते हैं, जब आप सवाल करना सीखते हैं। कुछ और लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ भी वही लाइन का एसेंस तो वही है। एक अच्छी लाइन थी, मैं खोज के आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ये आपको लग सकता है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्लास क्या है और मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। पर जरूरी होती है ये सब बातें कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या, मतलब किसका। आप स्टेटमेंट दें, आपको स्टेटमेंट देने का पूरा अधिकार है, पर आप जब स्टेटमेंट दें, तो आप में मैच्योरिटी होनी चाहिए। मैं बस ये चाहता हूँ। शायद वो लाइन मुझे मिल नहीं रही है, मुझे उसको बैक, हाँ यहाँ दिख, शायद लिखा है। ये तो महिला आंचल का है। कोई नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। टाइम तो लगेगी, थोड़ी सी बने रहिएगा। मिल जा भाई। सूखा बरगद, हाँ। ये तो दूसरी है। हाँ यहाँ पे है, बहुत अच्छा लाइन है, देखिए। इंसानों के लिए इंसानों का बनाया कानून ही ज्यादा बेहतर हो सकता है। देखो, एक कहानी का मैं पात्र बता देता हूँ कि एक मुसलमान युवक रहते हैं। पिता रहता है, वो कानून को चुनता है, मतलब वकील पैसा चुनता है। पर मुसलमान में ये है कि वो झूठ बोलना हराम है, और माना जाता है कि वकील का पैसा झूठ पर ही टिका है। तो एक मुस्लिम का कानून मतलब कानून का साथ देना, मतलब कि वकील बन जाना, तो काफी नाराजगी हो जाता है मुस्लिम समाज में। तो वो फिर अपना ये जस्टिफिकेशन देता है, जैसे कि इंसानों के लिए इंसानों का बनाया कानून ही ज्यादा बेहतर हो सकता है। इस कानून में हिंदू मुसलमान के बजाय एक बुनियादी इंसान का दुख सुख समझने और परखने की गुंजाइश तो होगी। समझिए बात को। इस कानून में हिंदू मुसलमान के बजाय एक बुनियादी इंसान का दुख सुख समझने और परखने की गुंजाइश तो होगी। आसमानी जिंदगी, मतलब आसमानी जिंदगी, समझ रहे हैं? और अगले जन्म, आसमानी मतलब भगवान द्वारा बनाया गया शरीयत का कानून, या फिर बोल सकते हैं जैसे कि लिखा गया है हमारा वेदों में, ये सब बातें। आसमानी कानून या अपने अगले जन्मों के जगह मौजूदा जिंदगी सही तरह गुजारने की हिदायत तो होगी।
ये कानून जो बोल रहे हैं, जो इंसान बनाया, इस कानून की बात कर रहे हैं, इस पे भरोसा दिखाते हुए बोल रहे हैं। इंसान के बनाए कानून के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, अब जो उसका ब्रीचिंग हो रहा है, जो ब्रीच हो रहा है उस कानून का, लॉ का वायलेशन हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। इंसानों के बनाए कानून के साथ जो खिलवाड़ हो रही थी, उससे लड़ने का सोच कर मैंने यह पैसा चुना था। आप समझ रहे कितनी गहराई की बात कर रहा है एक मुसलमान होके। और हालांकि उसकी बीवी जो है, उसकी बीवी पुनता ये कभी मस्जिद और या फिर नमाज रोजा ये नहीं रखते हैं। और लेकिन इसकी बीवी पूर्णतः धार्मिक है, वो हमेशा नमाज रोजा ये सब रखती है। तो एक तरह से ये समझाना चाहता है लेखक कि देखिए, इंसानों का बनाया कानून ही इंसानियत समझ सकता है। आप अपना संविधान तो पढ़े ही होंगे, भाई नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई आपको हम पढ़ा ही रहे हैं, आप देखे ही होंगे कि क्या ऐसा कानून है कि कम से कम अगर सोचिए कि हमारा शरीयत जैसे कि हिंदू हिंदू का अगर मनुस्मृति की तरह चालू होता है, मुस्लिम का अगर शरीयत के कानून के अनुसार वो चालू होता, मतलब कि वो शासन रूल करते, तो क्या होता यहाँ पे। क्योंकि अगर आप अलग अलग हो, मतलब अलग अलग जगह हो, अलग अलग चीजें हो, तो शायद सही होती है हमारे मतलब, शायद मैं लगा रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ भी गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि चीजें जो है, मेरा मतलब है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान आज धार्मिक के तौर पे, मतलब कि धर्म के अनुसार अलग देश बन गया, क्या वहाँ की समस्याएं अभी जो वहाँ एक जो उसको अलग किए थे, वो भाई का नाम क्या था मैं नाम ही भूल जाता हूँ उसका, अली जिन्ना जी। तो क्या उनके अनुसार वो वो जो है मुल्क बन पाया आज तक? उसने जो सोचा था कि मैं धर्म के अनुसार अलग होऊंगा, तो क्या वो धर्म के अनुसार अलग होकर खुश हैं? खुश की बात दूर है। क्या वो जो सोच रहे हैं कि उनको जब धर्म से अलग, ये मेन एसेंस यही था अलग होने का, कि हम जो अलग होंगे क्योंकि हमको बहुसंख्यक द्वारा दबाया जाएगा। तो ठीक है, आज आप मुसलमान बन गए, फिर भी तो आप दो टुकड़े में है, शिया और सुन्नी। देखिए, जब तक ये राजनीति का खेल चलेगी, राजनीति का खेल में क्या है कि वो दो गुट हमेशा खोजेगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में जनता बोलती है, बहुमत बोलता है, तो वो खोजेगा ही दो गुट, क्योंकि उसको हम एक गुट से पूर्णतः बहुमत चाहिए, और वो करेगा ही ऐसा। हालांकि राजनीति का दूसरा रूप डेमोक्रेसी का इस एसेंस पे तो बना नहीं था कि ऐसा दो गुट बनाया दिया जाएगा। इस एसेंस पे बना था कि अच्छा और बुरा, मतलब अच्छाई जीतेगी और बुराई हारेगा, मतलब जो अच्छा काम करेगा लोग उसको चुनेंगे। पर यहाँ ऐसा है ही नहीं। यहाँ ऐसा है, वास्तविकता है ये, समझिए बातों को। ये वास्तविकता है कि वो दो गुट बनाना चाहते हैं हमेशा, अच्छाई और बुराई का नहीं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का। जो बहुसंख्यक के तौर पे है, वो उसके लिए है, ये है कि तुम्हें अल्पसंख्यक की जनसंख्या बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, तुमका अधिकार छीन लिया जा रहा है। और छोटे को इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि उसको ये सिखाया जा रहा है, तुम्हारा जो है, तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा धार्मिक चीजें जैसे कि, या फिर तुम्हारा भाषा, तुम्हारा जो परंपरा है, उसको दबाया जा रहा है, उसको मिटाया जा रहा है। और हर हर वक्त अल्पसंख्यक को ऐसा मालूम होता है, महसूस होता है कि उसको जो है एक नया, क्योंकि मतलब हिंदू का, हिंदू मुसलमानी और हिंदू का, आप समझ रहे होंगे बातें हम किसकी कर रहे हैं। शायद इतना तो मैच्योरिटी होगी, आप अगर ग्रेजुएशन के बाद के बच्चे हैं तो। तो आपको ना, जो भी फैसले लेने हैं, जरा सोच समझ कर लेने हैं। मैं फैसला कभी नहीं बताता, मैं आप पे छोड़ता हूँ, बस आपको सोचने का तरीका देता हूँ कि सोचा कैसे जाता है। थैंक यू बहुत बहुत। शायद मेरा भाषण कुछ ज्यादा हो गया, 10 मिनट तो हो ही गया होगा, 13 मिनट हो गया। चलिए कोई नहीं, बातें जो जरूरी है उसमें टाइम नहीं देखी जाती। तो अपना लोग ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्त? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, जैसे कि 266 आर्टिकल था, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266 था। कंटेंजेंसी मतलब कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 था। तो ये सब आर्टिकल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये सब देख चुके थे, जैसे कि ये सब में है पार्लियामेंट का जो है, चलता है क्या चलता है, पार्लियामेंट के अनुसार वोटिंग होती है और उसके अनुसार पैसे निकाले जाते हैं। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया ये सब होते हैं। और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये होता है कि इस पे पूर्णतः प्रेसिडेंट का अधिकार होता है, प्रेसिडेंट के अनुसार यहाँ पे बातें चलती हैं और पैसे, मतलब एक राहत सामग्री का बात है, जब इमरजेंसी टाइम होती है तो इसमें पैसे होते हैं। फिर यहाँ देखते हैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया देखते हैं, ऑल
All legally authorized payment on behalf of the government of India are made out of this fund. No money out of this fund can be issued except in the accordance with the पार्लियामेंट्री लॉ। कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ के बिना ऐसा कुछ नहीं है कि आप पैसे निकाल सकते हैं, ये है। और यहाँ पे है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 इसी में। इसमें इंक्लूड्स होता है पीएफ, पीएफ डिपॉजिट होता है, जुडिशियल डिपॉजिट होता है, जुडिशियल डिपॉजिट होता है, सेविंग बैंक ऑफ डिपॉजिट इसमें जमा होते हैं। और फिर क्या होता है, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट इससे निकलते हैं और ऑपरेटेड बाय एग्जामिन होता है। इस इसमें क्या होता है, पूर्णतः इसमें प्रेसिडेंट का जो है, ये बस इतना याद रखिए, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट के अनुसार इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं और प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द लिमिट ऑफ द अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। तो ये चीजें हैं कुछ जो आपको देख लेनी चाहिए, पढ़ लीजिएगा ये चीजें। और हम कुछ फैक्चुअल बेसिस पे बात करते हैं, जैसे कि वेरियस काइंड ऑफ ग्रांट्स का बात कर रहे हैं। बस आपको याद रखना कौन ग्रांट किस में दिया गया। जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट है, 115 में दिया है। ये कब कब दिया जाएगा, जैसे कि कोई मतलब कोई फंक्शन के लिए कोई फंड एलोकेट हुआ और वो फंड खत्म हो गया बीच में, या लग रहा है कि वो कम है, तो सप्लीमेंट्री आएगा। एडिशनल ग्रांट कब दिया जाएगा, 115 में। जैसे कि एक ग्रांट था, मतलब फंक्शन था, वो हो रहा था, लेकिन उसमें कुछ और सर्विसेज जुड़ गए बाद में। जैसे कि आप देख रहे हो ना, रोड खोदा जा रहा है, रोड खोद करके पहले तो पाइपलाइन बिछाएगा, फिर नाली डालेगा, फिर बाद में एक बार खोद के वो डालेगा, एक बार नहीं करता यार। हद है यार। एक्सेस ग्रांट जो होता है 115 के अंतर्गत आता है। इसमें इसमें जो है एक्सेस द बजटरी अमाउंट इट एक्वायर्ड लोड सवा टू पोस्ट फाइनेंशियल ईयर एंड अप्लाइड अप्रूव्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। जब अप्रूव करेगा तभी ये एक्सेस ग्रांट मिल सकता है। वोट ऑफ क्रेडिट का बात कर रहे हैं, 116 में आता है। एक्सेप्शनल ग्रांट 116 में आता है। टोकन ग्रांट आता है, और टोकन ग्रांट भी आता है, जैसे कि अप्रूव्ड व्हेन द एक्सपेंस ऑन ए न्यू सर्विस इज नेट थ्रू रीअप्रोप्रिएशन एंड इंटेल्स वोटिंग फॉर टोकन सम आर एस। ये मतलब कि एक तरह से ये वोटिंग होता है और फिर टोकन ग्रांट दिया जाता है। सप्लीमेंट्री या एडिशनली या एक्सेस एंड एक्सेप्शनल ग्रांट जो होता है, वेट ऑफ क्रेडिट आर रिजल्टेड बाय द सम प्रोसीजर विच इज अप्लीकेबल इन द केस ऑफ द रेगुलर बजट। इक्वल स्टेटस, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा का बात कर रहे हैं कि क्या इसमें होता है। जैसे कि कुछ मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर होते हैं। वो मामला क्या है, ऑर्डिनरी बिल के मामले में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के मामले में, ये दोनों याद रखिएगा। लेकिन मनी बिल में बहुत ही अलग होता है, राज्यसभा के पास जितना पावर नहीं होता है। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ आपको। फाइनेंशियल बिल जो होता है, ये फाइनेंशियल बिल इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फाइनेंशियल बिल के मामले में दोनों को पास जो है बराबर अधिकार होता है। जिसमें क्या रहता है, एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व रहता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो एक्सपेंडिचर होता है वो इन्वॉल्व होता है। और इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये है, इसमें दोनों का मामला बराबर है, दोनों के अधिकार बराबर है। और रिकमेंडेशन जो करता है प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द चीफ जस्टिस एंड द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सीएम। जैसे कि रिकमेंडेशन देता है राज्यसभा कि इसको हटाना चाहिए या इसको नहीं हटाना चाहिए, जैसे ये सब तो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, आपको पता है। क्योंकि जो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होता है जजेस का, वो किसके द्वारा होता है, तो जजेस का मेंबर बैठता है, वो फिर भेजता है कि हम इसको अपॉइंट करना चाहते हैं, इसमें आप बस रिकमेंडेशन दे, और वो भी बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक। जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सब का मामला में जो है दोनों को बराबर होता है। या कैग का गठन करना, कैग कौन में आएगा, ये सब में। इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट का बात कर रहे हैं, इसमें भी दोनों का अधिकार बराबर होता है। अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का जो अप्रूवल देगा। अप्रूवल ऑफ द प्रोक्लेमेशन, इमरजेंसी जब लागू हो रहा है तो उसमें भी दोनों का अधिकार बराबर है। सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का जब सिलेक्शन हो रहा है तो दोनों का अधिकार राज्यसभा और लोकसभा का बराबर होता है। एमपीज का बोल रहा है ये कंसिडरेशन, क्योंकि सबके एमपी से ही ना बात बनेगी। किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो भाई बैठक होगी, उसमें सबके बात बनेगी। कंसिडरेशन ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो रिपोर्ट देगा उसमें कंसिडरेशन करेगा कि सही है गलत है, या फिर रिपोर्ट को मानेगा या नहीं मानेगा, ये सब। इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द यूपीएससी, दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी है, दोनों के इनलार्जमेंट का अगर बात है और दोनों स्टेट मामले से भी जुड़ा हुआ है तो दोनों का बात आए तो क्या होगा, दोनों में बराबर बात होगी। अनइक्वल स्टेटस विद लोकसभा, अनइक्वल स्टेटस होता है जहां पे लोकसभा जो है थोड़ा ज्यादा पावर होता है राज्यसभा से। कौन सा बात है, जैसे कि मनी बिल है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा नो पावर ऑफ द मैन रिजेक्ट, जानते हैं आप। लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और द रिजेक्ट ऑल द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा, कोई भी रिकमेंडेशन दे राज्यसभा मनी बिल के केस में, उसको रिकमेंड कर या तो रिजेक्ट कर देगा या एक्सेप्ट कर देगा।
दोनों केस में मनी बिल जो है वो जो पास कर दिया जाएगा बोथ द हाउस से। फाइनल जो पावर होता है डिसाइड करने का कि पार्टिकुलर बिल जो है मनी बिल है या नहीं है, कोई खास बिल, वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास होता है। फाइनेंशियल बिल जो होता है, जो एक बिल अंतर्गत आता है, फाइनेंशियल बिल एक में, जो कि सिर्फ लोकसभा में पास किया जाता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक। और स्पीकर जो है प्रिसाइड करता है ज्वाइंट सीटिंग को, चेयरमैन नहीं कर सकता, तो एक तरह से लोकसभा अपर हो गया। राज्यसभा जो है डिस्कस कर सकता है बजट पे, लेकिन कोई वोट नहीं, या फिर वोट ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट का, इस पे वोट नहीं कर सकता है। और फिर रेजुलेशन का बात करें, रेजुलेशन फॉर जो डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी है पास्ड ओनली बाय द लोकसभा। जैसे कि रेजुलेशन लाएगा कि इमरजेंसी खत्म हो, वो सिर्फ लोकसभा के द्वारा ला सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी इनिशिएट इन लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है सिर्फ लोकसभा में आता है। और फिर आर्टिकल 249 कुछ स्पेशल पावर है जहां पे राज्यसभा का पावर जो है वो मतलब ज्यादा हो जाता है लोकसभा से। ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं, एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। महत्वपूर्ण याद रखिए। जैसे आर्टिकल 249 में क्या है, राज्यसभा बोल देगा, ये ऑथराइज कर देगा कि पार्लियामेंट को, कि तुम ना कानून बनाओ हमारे मतलब स्टेट के लिए, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर, बाय द मेजोरिटी ऑफ द नॉट लेस देन टू थर्ड, दो थर्ड से ज्यादा मेजोरिटी से अगर ये बोल दे, और प्रेजेंट एंड वोटिंग जो भी है, तो वो होने लगेगा। आर्टिकल 312 में ये है, राज्यसभा क्या कहता है, ऑथराइज कर सकता है पार्लियामेंट को कि तुम ना ऑल इंडिया सर्विस का गठन करो। ऑल इंडिया सर्विस अभी आपको पता है, IAS होता है, IFS होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, और IPS होता है। ये तीन ठो ऑल इंडिया सर्विस है। इसके अलावा अगर कोई चाहे, जैसे कि कल बना सकता है ऑल इंडिया, एक तो नया सर्विस को बनाते हैं, ऑल इंडिया करप्शन प्रिवेंशन, ऑल इंडिया करप्शन प्रिवेंशन सर्विस कुछ भी। तो अगर बोलेगा ऐसा सबके लिए बनाओ, तो हाँ बनाएगा। यदि राज्यसभा अगर, ये राज्यसभा के पास पावर है। अरे भाई रुको यार, इतना जल्दी भागते हो तुम। आर्टिकल 67, राज्यसभा अकेले जो है इनिशिएट कर सकता है रिमूवल प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का रिमूवल प्रोसेस राज्यसभा में अकेले इनिशिएट हो सकता है, सिर्फ राज्यसभा में ही कर सकता है। आर्टिकल 352 और नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन ऑफ द, जो कि प्रेसिडेंट लॉ लगता है। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका जो घोषणा है वो इनिशिएट हो सकता है, इश्यूड, जो कि इश्यूड होगा, प्रोक्लेमेशन तो प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन फॉर इम्पोजिंग इमरजेंसी, इम्पोज लगाना है या नहीं, एट द टाइम व्हेन द लोकसभा डिजोल्व है, या फिर एट द डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा उस टाइम नहीं है, मतलब डिजोल्व हो चुका है, लोकसभा सिर्फ राज्यसभा है। तो राज्यसभा लोकसभा टेक प्लेस विद इन द पीरियड ऑफ एलोकेटेड फॉर इट्स अप्रूवल। तब जो है लोकसभा काम नहीं कर रहा है, सीधी सी बात है, याद रखिए। तब जो है ये घोषणा जो है रिमेन इफेक्टिव, मतलब घोषणा फिर भी काम करेगा, इवन इफ इट इज अप्रूव बाय द राज्यसभा अलोन। जब राज्यसभा खुद कह दे कि ठीक है भाई, हम चाहते हैं कि लगा लो तुम प्रेसिडेंट जी, जो तुम लगाना चाहते हो, चलो मान लेते हैं, तो हो जाएगा, ठीक। अब क्या है, पार्लियामेंट प्रिविलेज का बात कर रहा है। पार्लियामेंट प्रिविलेज क्या होता है, तो कुछ पार्लियामेंट प्रिविलेज 105 आर्टिकल में दिया गया, कुछ लॉ से आया है, कुछ एक्ट से लेके आया है, बहुत सारा मिलके पार्लियामेंट प्रिविलेज बना है, लेकिन खास करके 105 में एक दो ठो दिया गया है। जैसे कि पार्लियामेंट प्रिविलेज का बात करें, तो जैसे कि स्पेशल राइट मिला हुआ है, कुछ चीजों से इम्यूनिटी इसको मिला हुआ है, कुछ चीजों से छूट मिला हुआ है इसको। किसको, एमपीज को, सारा एमपीज को। और एंड देयर कमिटीज एंड देयर मेंबर्स जो है। अच्छा जी, ये लसक गया, चलो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्सटेंडेड टू द, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो एक्सटेंड टू द अथॉरिटी जनरल। ये जो प्रिविलेज है अटॉर्नी जनरल तक जाता है, याद रखिए, अटॉर्नी जनरल को भी ये प्रिविलेज बना है, हालांकि वो एमपी नहीं है या नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, फिर भी है। लेकिन ये प्रिविलेज जो है प्रेसिडेंट को नहीं मिला है, जो कि इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। देखिए आयरोनी कितनी बड़ी बात है ना। सोर्स ऑफ प्रिविलेज का अगर बात करें, तो देख, जैसे बताया आपको, आर्टिकल 105 में ये चीजें मेंशन है, लेकिन जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, ये चीज यहाँ मेंशन है। आप पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। राइट टू पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स, अपना जो कानून जो कि आप प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं वहां पे, उसको जो है आप राइट टू पब्लिकेशन, उसका पब्लिक हो, और उसको जैसे कहता है ना कि कैमरे में नहीं आएगा, ये जो होता है ना, ये
बोलते रहता ना ओम बिरला कभी, कि ये जो रिकॉर्ड में नहीं आएगा, हाँ रिकॉर्ड में नहीं आएगा, माननीय संसद ये आपका रिकॉर्ड में नहीं आएगा, ये बोलते रहता है ना। तो वो जो प्रोक्लेमेशन का अधिकार है वो है उसके पास। तो वो अगर ऐसा कुछ करता है तो आप विरोध करते हैं। और वो क्यों करता है? क्योंकि वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के लिखा है, उसके अनुसार अगर आप नहीं चल रहे हैं तो वो बोलेगा, माननीय सांसद ये रिकॉर्ड में नहीं आएगा। टिल नाउ पार्लियामेंट हैज नॉट मेड एनी स्पेशल लॉ टू एग्जॉस्ट मतलब एग्जॉस्टिवली कोडिफाई ऑल द, सारे को कोडिफाई एक जगह नहीं किया गया है चीजों को, कि ये देखिए ये भाग है यहाँ पे, जैसे कि कोडिफाई किया गया है ना अपना पंचायत का और म्यूनिसिपैलिटीज का एक जगह भाग, भाग नंबर 11 भाग नंबर 12 ये सब किया गया, शेड्यूल नंबर 11 12 में किया गया ना। दे आर बेस्ड ऑन द फाइव सोर्स नेमली, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से लिया गया, कुछ लॉ से ये प्रिविलेज लिया गया, और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से लिया गया, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से भी लिया गया कुछ चीजें। कलेक्टिव प्रिविलेज का बात कर लें, जो कि कलेक्टिव मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है, ठीक। सबको का मतलब ये है कि कोई कमेटी हो गया या फिर कुछ ऐसे कुछ करके जो कलेक्टिव है। और इंडिविजुअल का भी बात है, जैसे कि राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट, अपना रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करने का अधिकार है। डिबेट एंड प्रोसीडिंग्स राइट टू प्रोहिबिट अदर्स फ्रॉम द पब्लिशिंग द सेम। और है यहाँ पे होल्ड सीक्रेट सीटिंग, जैसे कि आपको पता है लोकसभा का स्पीकर सीक्रेट सीटिंग बुला सकता है माननीय पीएम के मतलब जो भी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के कहने पर या फिर लोकसभा के जो नेता है उसके कहने पर वो सीक्रेट सीटिंग बुला सकता है पार्लियामेंट का। मतलब ऐसा दोनों मतलब दोनों हाउस से कुछ खास मेंबर को बुला करके कोई खास रेजुलेशन, जैसे कि डेडलॉक हो रहा है तो उसको बचाने के लिए। मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर, अपना जो रूल्स है, जो मेक रूल्स टू रेगुलेट इन ऑन प्रोसीजर, ये कह रहा है कि जो भी संसद में बातें हो रही है, जो भी प्रोसीजर हो रहा है उसको लागू करने के लिए, कि हाँ भाई तुम ये वर्ड नहीं बोलोगे। कुछ वर्ड होता है जैसे कि आप बताओ मुझे कौन सा वर्ड मनाही है संसद में बोलने के लिए। जैसे कि एक वर्ड है मोदी जी के लिए खूब यूज कर रहा था उस टाइम, चौकीदार चोर है, ऐसे कुछ वर्ड है जो मोदी जी के लिए मनाही था। और उसको ना उस अथी में डाल दिया गया है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, कि ये वर्ड अगर आप बोलते हैं तो आपको टाइम कट कर दिया जाएगा या फिर बोलने नहीं दिया जाएगा, ऐसा है। तो कुछ वर्ड है, तो एक बार पूछा भी था किसी एग्जाम में कि ये 5 4 वर्ड था, तो कौन सा वर्ड इसमें नहीं है, तो आप मुझे वो बताओगे कौन सा वर्ड है, और थोड़ा सा रिसर्च करोगे इस बात पे। कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस एंड डू एजुकेट अपॉन सच मैटर्स, जैसे कि पब्लिक मैटर पनिश मैटर्स एज वेल एज द आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज एंड कंटेम्पशन, जैसे कि राइट टू और क्या है पब्लिक, एक सेकेंड दिमाग कहीं और चले जाता। पनिश मेंबर एज वेल एज आउटसाइडर्स, तो मनी अपने खुद के मेंबर को पनिश कर सकता है कोर्ट मतलब पार्लियामेंट की, अगर वो उस प्रिविलेज को तोड़े या फिर ब्रीच करे कानून को। कौन सा कानून? जो खुद बनाया हो अपने लिए। राइट टू, संविधान वाला नहीं, राइट टू रिसीव इमीडिएट इंफॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, जैसे कि उसको अगर अरेस्ट कर रहा है तो इमीडिएट उसको इन्फॉर्मेशन दो, क्यों अरेस्ट कर रहा हो। डिटेंशन कन्वेंशन इम्प्रिजन या फिर रिलीज ऑफ द मेंबर, या फिर इंक्वायरी एंड ऑर्डर, जैसे कि द अटेंडेंस, हालांकि अरेस्ट नहीं होता, आपको बताएंगे नीचे कैसे अरेस्ट होगा, ये दूसरा चीज। सेंड द रिलीवेंट पेपर्स ऑफ द रिकॉर्ड, जैसे कि कोर्ट आर प्रोहिबिटेड, हाँ कोर्ट आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ऑफ द कम्युनिटी। आर्टिकल 120 याद रखिए, 121 याद रखिए। 120 पहले आएगा क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट बना होगा कि पहले पार्लियामेंट बना होगा, ये बताइए। पहले पार्लियामेंट बना होगा तभी तो कुछ से उसी से पावर डिराइव लेता है ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से पावर थोड़ी ना पार्लियामेंट लेता है। समझ रहे हैं बात को? हालांकि इंडिपेंडेंट बॉडी है परंतु पार्लियामेंट जो ले रहा है, सॉरी संविधान से पावर ले रहा है, माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट से वो पावर नहीं ले रहा है। वो संविधान से पावर लेता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। और संविधान कौन बनाया था? पार्लियामेंट बनाया था। अल्टीमेटली पार्लियामेंट पहले, अगर बस हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं ट्रिक से, कि पार्लियामेंट पहले आएगा और सुप्रीम कोर्ट बाद में आएगा, क्योंकि आर्टिकल दोनों कुछ ऐसा ही है। तो 120 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है तुम, पार्लियामेंट जैसे एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है, ठीक, मान लेते हैं, हालांकि बड़ा छोटा का बात है नहीं यहाँ सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में, बस एक समझने के लिए होते हैं। एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है। कहीं पे अगर देखो आम का पेड़ है, आम लगा हुआ है, बड़ा भाई अगर आम तोड़ने चले गया किसी का, तो छोटा भाई रुकेगा? वो चल जाएगा आम तोड़ के खाएगा भाई, वो रहे न रहे फिर भी तोड़ के खाएगा। लेकिन यहाँ आम लटका है, बड़ा भाई जाएगा ही नहीं, बोलेगा नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। छोटा भाई भी कल अगर अकेले भी रहे या फिर नहीं भी रहे, बोलेगा चलो भाई अच्छा ये गलत बात है, भाई ने बोला था चलो नहीं करेंगे। तो बस ये कहना चाह रहे हैं, पहले पार्लियामेंट का ड्यूटी आता है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून को या फिर कोई जो कोर्ट में मामला चल रहा है उसको डिस्कस नहीं करेगा खुद के कोर्ट में, मतलब कि खुद के पार्लियामेंट में। 120 समझ गए? 121 समझिए।
फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देखो भाई, हम जो पार्लियामेंट में हो रहा है चीजें, उस चीज को, या फिर वहां पे कौन किसको गाली दिया, कौन किसका प्रोसीडिंग्स में क्या बोला, कौन किसको थप्पड़ मारा, किसको घसीट के बाहर निकाला, इस चीज का प्रोसीडिंग्स मेरे पास मत लाना, और मैं इस पे डिस्कशन नहीं करूंगा। आर्टिकल से याद हो गया होगा आपको। नो पर्सन आइदर ऑफ ए मेंबर ऑफ द आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड, नो लीगल प्रोसेस, जैसे कि सिविल या क्रिमिनल हो गया, कैन बी सर्व्ड विद इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द, एक सेकंड फिर से पढ़ने दीजिए। नो पर्सन आइदर मेंबर ऑफ द आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड, नो लीगल लीगल प्रोसेस, सिविल या फिर क्रिमिनल हो गया, कैन बी सर्व्ड विद इन द प्रेडिंग्स ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफिस। जब तक प्रेसिडिंग ऑफिसर जो है, लोकसभा का मेंबर जैसे कि स्पीकर, या फिर राज्यसभा का चेयरमैन, ये दोनों जो है जब तक ना ये बोल दे कि ठीक है इसका अरेस्ट हो सकता है, डिटेंशन हो सकता है, तब तक अरेस्ट नहीं होगा जबकि हाउस चल रहा है। तो और याद रखिए, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद जब हाउस चल रहा है तब तक तो कोई अरेस्ट होता ही नहीं है। यहाँ देखिए, हाँ दे, इंडिविजुअल प्रिविलेज का बात कर रहे हैं। जब तक अरेस्टेड का अगर बात है, कांट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन, सेशन के जब चल रहा है सेशन, विंटर सेशन, सेशन समझ रहे हो ना, ये 3 सेशन, बजट या फिर मानसून। तो इसके जो है पार्लियामेंट एंड अदर 40 जैसे कि 40 डे बिफोर एंड द बिगिनिंग एंड द 40 डे आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन अप्लीकेबल ओनली सिविल केसेस, अप्लीकेबल ओनली इन सिविल केसेस नॉट इन क्रिमिनल केसेस। तो सिविल केस का जो भी मामला है उसमें तो अरेस्ट होगा ही नहीं, लेकिन क्रिमिनल केस का मामला है तो अरेस्ट हो सकता है 40 दिन पहले और 40 दिन बाद का। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे कि आप, नो मेंबर इज लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड, और जैसे कुछ भी बोला कोर्ट, आर्टिकल 121, कोर्ट में कुछ भी बोला तो इसका जो है वो जो है प्रोसीडिंग कोर्ट में नहीं होगा, ये सीधी सी बात है। एक्सेप्ट फ्रॉम द ज्यूरी सर्विस, तो ही एंड सी कैन रिफ्यूज टू गिव, जैसे कि अगर कोर्ट का बुलावा आ जाए और सेशन चल रहा है तो वो बोल सकता है हम नहीं जाएंगे, जाओ भाई तुम, अलग बात है तुम्हारा। अलग ही स्वैग रहा था उसका। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, अगर कह रहा है कि कानून तोड़ दे, ये जो प्रिविलेज मिला हुआ है क्या होगा अगर वो तोड़ दे। आप पढ़ सकते हैं, व्हेन एनी, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या मतलब होता है, मतलब पहले समझा है। व्हेन एनी इंडिविजुअल अथॉरिटी डिसरिगार्ड, या मना कर दे या अटैक कर दे ऑफ द प्रिविलेज का, राइट का, कम्युनिटी का, जो भी मिलता है उसको इंडिविजुअली और हाउस ऑफ द कलेक्टिवली, तो पनिशेबल होता है हाउस के द्वारा। कानून जो संसद में है या फिर कानून जो आम लोगों के लिए, उसके अनुसार वो पनिशेबल नहीं होता है, खुद हाउस उसको पनिश करेगा। तो सोवरेनिटी जो है, अब सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अपना सोवरेन है, कैसे, जैसे कि सोवरेन हर चीज में, हालांकि इस पे भी रीजनेबल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, हर पूर्णतः सोवरेन नहीं है पार्लियामेंट। सुप्रीम पावर विद इन द स्टेट, जैसे कि नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन, कोई लीगल अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शन नहीं है कोर्ट के द्वारा या कोई अथॉरिटी के द्वारा। जैसे, या फिर महिला कानून नहीं आएगा कि भाई महिला वाला आ जाएगा कि उनको तुम महिला का अपमान हुआ है, या फिर अल्पसंख्यक वाला कमीशन नहीं आ जाएगा कि अल्पसंख्यकों का अपमान हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। या फिर सुप्रीम कोर्ट डंडा लेके नहीं आ जाएगा कि अरे भाई क्या कर रहे हैं तुम। डॉक्ट्रिन ऑफ जो सोवरेनिटी ऑफ द, जो ये डॉक्ट्रिन है जो सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये लिया गया है ब्रिटिश के पार्लियामेंट से, और मीन्स करता है सुप्रीम पावर इन ग्रेट ब्रिटेन लाई इन द पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट बात करें तो कांट बी रिगार्डेड एज द सॉवरेन बॉडी इन द सिमिलर सेंस दैट इज लीगल रिस्ट्रिक्शन। लीगल रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करें तो ये पूरी तरीके से सोवरेन नहीं है। तो ये बात बताया, जैसे कि कैसे सोवरेन नहीं है, लिमिट ऑफ द सोवरेनिटी कैसे, जैसे कि ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तुम कुछ भी नहीं बोल सकते, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है भाई, तो इसमें बरगला नहीं सकते तुम किसी को। तो बरगलाने का मतलब समझते होंगे बातों को, कोई चीज लिखा गया तो हाँ भाई लिखा गया, ऐसे नहीं बात को बरगला दिया, ऐसा नहीं था, हाँ था। जैसे कि फेडरल फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम है, इसके कारण भी एक तरह से सॉवरेन नहीं है पूर्णतः पार्लियामेंट। और कुछ मामले में जो है राज्य के, स्टेट के, मतलब स्टेट असेंबली पर भी निर्भर रहना पड़ता है। और सिस्टम ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू भी है, ऐसा नहीं है कि तुम हर फैसला तुम्हारा सही ही होगा, अगर कुछ गलत लगता है तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा आजा भाई, कुछ मेरे उधर कुछ तुझे फील कराता हूँ। भाई का जब भी हमको ये वर्ड आता है ना, कुछ फील कराता हूँ, तो वो भाई का चेहरा मुझे याद आता, वो एमपी ग्वालियर का नहीं था वो, ग्वालियर, हाँ, ग्वालियर का वो। आपको शो का नाम मैं नहीं बताऊंगा, अगर आप कोई नहीं जान रहा होगा तो बहुत टाइम खाएगा वो शो आपका। अच्छी है, नहीं जान रहा, अच्छा बात है आप नहीं जान रहे। हालांकि आपका दिमाग में कीड़ा तो अब चलेगा। क्या बोला था भाई, इंडियन पार्लियामेंट इज सिमिलर टू द अमेरिकन, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। इंडियन पार्लियामेंट इज सिमिलर टू द अमेरिकन लेजिस्लेचर।
इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सिमिलर होता है, हालांकि अगर मैं एडिट करने जानता तो पक्का एडिट कर देता। इंडियन पार्लियामेंट इज सिमिलर टू द अमेरिकन लेजिस्लेचर। देखिए अमेरिकन लेजिस्लेचर में भी रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए इसको थोड़ा सा उससे जो है कंपेयर किया गया है। द सॉवरेंटी ऑफ कांग्रेस इज लीगली रिस्ट्रिक्टेड बाय द रिटेन कंस्ट्रक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां भी ऐसे है, फेडरल जो है और ये सब रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा सा। पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री एंड द कैबिनेट कमेटी के बारे में, कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है भाई, पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा कमेटी इंपॉर्टेंट है। जैसे कमेटी के बारे में बात कर रहा है, कमेटी ऑफ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है मतलब, इसमें जो है मेंशन दीज कमिटीज एट डिफरेंट प्लेसेस बट विदाउट मेकिंग एनी स्पेशल specific provisions regarding their composition, tenure and functions. They are dealt with the rules of two house. दोनों हाउस के द्वारा कुछ रूल बनाए गए, उसके अनुसार ही पार्लियामेंट कमेटी डिसाइड होती है। तो पार्लियामेंट कमेटी क्या होती है उसका, जैसे कि देखे जैसे अपॉइंटेड उसको किया जाएगा या तो स्पीकर के द्वारा या तो चेयरमैन के द्वारा, अगर वो जिस इनिशिएट जहां पे हुआ है। वर्क अंडर करेगा डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन, दोनों के अंदर काम करेगा वो। प्रिसाइड इट्स रिपोर्ट टू द, अपना रिपोर्ट कहाँ देगा, ये तो स्पीकर के पास या तो चेयरमैन के पास। उसके पास जो है हैज ए सेक्रेटरिएट प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा उसको सेक्रेटरिएट दिया जाएगा, उसके अनुसार वो काम करेगा। कंसल्टिव कमेटी होता है और बाइंडिंग नहीं होता है इसका मतलब सजेशन। ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मेंबर से ही वो बनता है, एमपी से ही वो बनता है सारा कमेटी, याद रखिएगा। उसमें कोई ऑफिसर नहीं होता है। नॉट पार्लियामेंट्री कमेटी, जैसे कि नॉट पार्लियामेंट्री कमिटीज आर दे आर नॉट, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है, बच्चे समझे। हम देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी को दो भाग में बांटा गया है। कौन सा में, एक तो स्टैंडिंग कमेटी है, एक एडहॉक कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट कमेटी होता है और ये फिर इसका कुछ पीरियड होता है, कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, एक पीरियड खास पीरियड है, ये नहीं कि तुमको हल बना दिए और जब मन हटा दिए। वर्क ऑन द कंटिन्यूस बेसिस। ये एडहॉक कमेटी होता है। एक एडहॉक कमेटी का मतलब एक टेम्पोररी कमेटी है, खास काम के लिए, खास बार, जैसे कि नीट का पेपर लीक हुआ, एक कमेटी बैठा दिया, अच्छा भाई नीट का पेपर का थोड़ा सा अथी करो, क्या बात हुआ था। हालांकि नेट का पेपर पढ़ने के लिए और कुछ दूसरा कमेटी तो नहीं बढ़ेगा। इस कमेटी में मेंबर सिर्फ पार्लियामेंट का नहीं होगा, कुछ और भी होगा। जैसे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स का अगर कोई काम आए, उसमें अगर कुछ बैठाना हो, कुछ रिपोर्ट को देखना है, कुछ कोई रिपोर्ट, जैसे कि कोई कमेटी बनाया, वो कमेटी रिपोर्ट दिया और रिपीट रिपोर्ट सही है कि नहीं है उस पर बात करना है, तो उसके लिए ये कमेटी बनती है। हालांकि वो कमीशन का रिपोर्ट को चेक करने के लिए बनती है ये सब बातें। एंड और कि जैसे कि पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को कैसे सुधार करना है। जैसे पिछला पार्लियामेंट कमेटी में ऐसा हुआ होगा कि जैसे कि बहुत दिन तक संसद चला ही नहीं, मतलब पार्लियामेंट लॉ का ब्रीच हुआ, बहुत सारा पैसे बर्बाद हुए, तो फिर उस पर कमेटी बैठी होगी, तो वो जो है एमपीज का ही बैठा होगा। दीज आर टू टाइप्स, जैसे कि इंक्वायरी कमेटी होता है, एडवाइजरी कमेटी होता है। ये दो टाइप का होता है, एक तो इंक्वायरी होता है जो बताया आपको, एंड एडवाइजरी कमेटी, दो टाइप से होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में तो कुछ खास पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि स्टैंड ये एस्टीमेट कमेटी होता है, एक तरह से ये स्टैंडिंग कमेटी, मतलब कि परमानेंट कमेटी है ये। सबसे पहले 1921 में सेटअप हुआ था। पहला एस्टीमेट कमेटी जो है इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में आया था, और जॉन मथाई जो थे के रिकमेंडेशन पे आया था ये कमेटी, याद रखिएगा। जॉन मथाई का रिकमेंडेशन था, ये जरूरी है। आप 1 सेकंड रुकिएगा, मुझे बस 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा। मैंने इस चीज को नोट ही नहीं किया, किधर गई, किधर गया जी एस्टिमेट कमिटी। चलिए, हो गई। 1950 में जॉन मथाई के जो है क्या रिकमेंड पे आया था। और इसमें याद रखिएगा एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होता है। कैसे याद रखोगे एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होता है, तो कैसे याद रखोगे, क्योंकि एस्टिमेट का मेंबर भूल जाता है आदमी। तो एस्टिमेट कैसे याद रखोगे बताओ। जैसे ई है, ई को उल्टा दो भाई, ऐसे कर दो, 3 आ जाएगा। या फिर ऐसे कर दो, ये 3 जीरो, एस्टिमेट कमेटी, या 3, हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, ट्रिक बनाना है कुछ भी मैं बना सकता हूँ, मैं ट्रिक मास्टर हूँ। और 30 होता है, 30 मेंबर होता है, और 30 कहाँ से होता है, लोकसभा से होता है। आया समझ में। एस्टिमेट करना है, अब किस चीज का एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट मतलब अनुमान होता है, तो कुछ तो एस्टिमेट करोगे, क्या करोगे। दीज मेंबर आर इलेक्टेड 1 साल के एवरी ईयर, मतलब एवरी ईयर का मतलब हर 1 साल में ये इलेक्टेड होते हैं। ऑन मेंबर होते हैं, अगेंस्ट इट्स ऑन मेंबर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल
प्रोपोर्शन मतलब एसटीबी के द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इसका वोटिंग होता है, और ये फिर एसटीबी के द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा ही इसका ये चुनाव होता है। याद रखिएगा, ये नॉमिनेटेड नहीं होता, ये इलेक्टेड होता है। और दीज मेंबर कांट भी मेंबर, मिनिस्टर कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता है। अगर फंक्शन का बात करें तो ये एस्टिमेट करेगा, एस्टिमेट मतलब एग्जामिन करेगा। क्या एग्जामिन करेगा? बजट एंड इट सजेस्ट, और आल्सो सजेस्ट इकोनॉमिक्स इकोनोमाइज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक का एक्सपेंडिचर जो कैसे हो रहा है उस पे सजेशन देगा। और ये बजट को एग्जामिन करेगा, जो बजट रखा गया है 1 फरवरी को, उसको जो 3 महीना जो डिस्कशन चलता है वो वही होता है, यही सब बैठता है। और या फिर क्या कहते हैं, और कमेटी भी, पार्लियामेंट्री कमेटी भी बैठता है, पार्लियामेंट्री कमेटी को भी दिया जाता है ये सब फंक्शन की तुम पहले तो एक तरह से रिपोर्ट बनाओ कि क्या क्या इसने लिखा है और क्या, और फिर उस पे चर्चा होती है जब रिपोर्ट आता है तो। सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसी टू इंश्योर इकोनॉमिक्स ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में भी चर्चा होती है, कहाँ स्पेंड हो रहा है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने 22 मेंबर होते हैं पहले, अभी अभी 15+7 होता है। जैसे सेटअप हुआ था कब? 1921 में, और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो एस्टिमेट कमेटी कौन हुआ था? जॉन मथाई के रिकमेंडेशन पे। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का हुआ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। समझ में आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की 1999, 1999, 1990, 99 नहीं। तो ये 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर। अब देखियो, आपको जो है ना याद नहीं रहेगा ना कि 15+7, तो याद रखिएगा 1/3 करके आता है। जैसे कि 1/3 जो है हमेशा राज्यसभा में जाएगा, और 2/3 जो हमेशा लोकसभा में जाएगा। जैसे 22 मेंबर है, एक घटा दो, 21 आया गया, 21 मेंबर आ गया। 21 का 1/3 करोगे, 7 मेंबर आएगा। 7 ठो इसको दे दो, 14 ठो इसको दे दो। लेकिन बराबर तो नहीं है, क्योंकि 22 मेंबर है, तो एक लोकसभा को ज्यादा दे दो। अब समझ में आया? शायद समझ गए होंगे, आप समझदार हैं। इलेक्टेड फॉर 1 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, ये भी उसी तरीके से होता है जो कि एस्टिमेट कमेटी हो रहा था। चेयरमैन जो है इसका ऑपोजिशन से होता है, जैसे देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी, कैसे याद रखोगे आप इसको? और इसका चेयरमैन कौन हो रहा था? हाँ हाँ, इसका चेयरमैन के बारे में नहीं दिया। पब्लिक अकाउंट कमेटी में याद रखिए, इसका जो है ये जरूरी है। इसमें जो है अपोजिशन का जो चेयरमैन होता है, अपोजिशन का जो चेयरमैन होता है इसमें, अपोजिशन कोई मेंबर चेयरमैन होगा। कैसे याद रखोगे इसको? पब्लिक अकाउंट कमेटी भूल तो जाओगे ही, तो भूलने का बीमारी है। तो बायस कैसे याद रखोगे? एस्टिमेट है तुमने, है एस्टिमेट कैसे याद रखा तुमने? 30 से याद रखा, इसको उल्टा करके। पब्लिक से कैसे याद रखोगे? पब्लिक का याद रखोगे कैसे कैसे? जैसे बायस बनाना है पब्लिक को बायस बनाना है, और अपोजिशन भी डालना है। पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी, एससी। पैक लगा के आएगा क्या अपोजिशन वाला? चलो भाई, तो याद रखना भाई, तो ये 22 मेंबर होता है। एस्टिमेट याद रखिएगा 30 होता है, बाकी में तो 22 ही होता है, तो ये भी इससे भी थोड़ा याद रख सकते हैं। एस्टिमेट में ही सबसे बड़ा होता है, वो 30 होता है। तो मिनिस्टर इसमें भी नहीं होगा, कोई भी स्टैंडिंग कमेटी में मिनिस्टर नहीं होता है, याद रखिएगा। स्टैंडिंग कमेटी में मिनिस्टर नहीं होता है। और ये फिर होता है फ्रॉम द अमाउंट, लोकसभा का मेंबर होता है इसमें। अंटिल 1966 तक इसका रूलिंग पार्टी का था, और ये सब याद नहीं रखता हूँ, सीधा याद रखना अपोजिशन पार्टी का इसमें जो है मेंबर होता है, चेयरपर्सन। फंक्शन क्या करता है? ये कैग का रिपोर्ट करेगा, PAC CAG, अब याद होगा ऐसे करके, PAC CAG। हालांकि एस्टिमेट कमेटी एस्टिमेट करेगा, एस्टिमेशन किसका लगाया जाता है? बजट का लगाया जाता है। CAG PAC ऐसे करके याद रखिए, दोनों एक दूसरे मतलब इसका मतलब कैग जो है और रिपोर्ट बनाता है कि कौन राज्य को कितना परसेंट जाएगा, शेयर टैक्स, ये सब, और उसका ये जो है एग्जामिन करता है। हाँ, ऐसे करके याद रख सकते हैं कि इसमें 15+7 क्यों होता है। क्योंकि भाई देखो, इसमें 30 का 30, 22 का 22 मेंबर लोकसभा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी क्या रिपोर्ट बनाएगा वो राज्य के लिए भी तो बनाएगा। तो राज्य के लिए बनाएगा तो भाई राज्यसभा का तो मेंबर लेना पड़ेगा तुमको। ऐसे याद रख लीजिए। एस्टिमेट कमिटी एक्सपेंडिचर नॉट ओनली द लीगल और फॉर्मल पॉइंट ऑफ द व्यू, ऑल्सो द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द कम्युनिक परसेंटेज एंड विजडम, ये सब है। केक को क्या बोला जाता है? ये भी देखिए, केक को बोला जाता है, ये एक फ्रेंड है, फिलोसफर है, एंड गाइड ऑफ द PSC।
पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड है और फिलोसफर है और गाइड है। ये कौन? पीएससी। कैग है, कौन है कैग है? कैग किसका है? ये फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड फॉर पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये सब चीज है। पब्लिक अंडरटेकिंग का बात करें तो कृष्णा मेनन कमेटी से ये आया था 1964 में। कृष्णा मेनन कमेटी। मेनन कमेटी 1900 क्या था, 64। चाइना से युद्ध 62 में, 2 साल बाद जो सोचा पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब पब्लिक अंडरटेकिंग समझते होगी, सरकार ने क्या बेचा है, पब्लिक क्या है और क्या प्राइवेटाइजेशन किया है, क्या उसमें नुकसान हुआ है, कितना घाटा हुआ है, या फिर फायदा कितना हुआ, ये सब चीजें का रिपोर्ट रखता है ये पब्लिक अंडरटेकिंग। और इसी इसी को रिपोर्ट बनाता है एक ये कमेटी, और इसी को जो एग्जामिन करने के लिए पब्लिक अंडरटेकिंग जो है एक तरह से कंपोजिशन बनता है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी बनता है संसद द्वारा, और उसको रिपोर्ट को फिर देखा जाता है। ओरिजिनली ये जो है 15 मेंबर का था, अब ये 22 मेंबर का है, और 15+7 है क्योंकि राज्य सरकार भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मिनिस्टर कांट भी, मिनिस्टर इसमें मेंबर नहीं होगा क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी है। और चेयरमैन ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, इसका चेयरमैन जो है स्पीकर द्वारा अपॉइंट हो जाता है अमंग द मेंबर ऑफ दैट प्रेसिडेंट फ्रॉम द लोकसभा वाली, जो कि लोकसभा से होगा। और फंक्शन करता है, एग्जामिन रिपोर्ट करता है, अकाउंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डज नॉट इन्वॉल्व द डे अफेयर्स ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग, इन्वॉल्व द एडवाइजरी, इसका एडवाइजरी बाइंडिंग होता है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी 24 होता है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ये 24 कमेटी होता है टोटल। और टोटल के बारे में हम ये थोड़ा सा यहाँ ओवरव्यू देते हैं, जैसे कि इसका कंपोजिशन 21 का होता है और 21+10 होता है। फिर से वही बात, कैसे याद नहीं रहेगा तो कैसे याद करोगे? एक हटा दो पहले 30 को बांटो 20 और 10 में, 30% इसको दो, 10% इसको दो, बाकी जो है सॉरी इसको 1/3 दो, बाकी जो है 2/3 इसको दो, फिर एक जोड़ दो लोकसभा में। मेंबर्स आर नोमिनेटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंटिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। जैसे टर्म इसका होता है, ईच स्टैंडिंग कमेटी का टर्म 1 साल के लिए होता है जब से वो बना है। मिनिस्टर इसमें भी एलिजिबल नहीं है टू बी नॉमिनेटेड एज मेंबर एज कैन बी स्टैंडिंग कमेटी। को भी स्टैंडिंग कमेटी में जो है मेंबर जो है मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेटेड नहीं होता, ये मेंबर ऑफ एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। फंक्शन जो है टू एग्जामिन करता है, जैसे कि कोई बिल लाया तो बिल आज का घोषणा हुआ, सिर्फ बिल का प्रोक्लेमेशन हुआ, बिल पढ़ा गया, फिर उसको भेज दिया जाता है कमेटी के पास, यही सब कमेटी होता है। उस पे वो खूब सारा चर्चा करता है, उस पर रिपोर्ट बनाता है, वो रिपोर्ट सौंपता है, फिर रिपोर्ट पे चर्चा होती है, फिर बिल को पढ़ाया जाता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर बिल पास होता है, वोटिंग की होगा, तब ये सब होता है। तो फंक्शन क्या होता है, आउट ऑफ द 24 स्टैंडिंग कमेटी, ये 24 में होता है क्या कि 8 राज्यसभा का दिया जाता है, और फिर जो बाकी जो है 16 जो है लोकसभा को दिया जाता है। समझे? 16 लोकसभा के अंदर काम करता है, 8 राज्यसभा के अंदर काम करता है। और ये कहाँ से निकल के आया था? रिकमेंडेशन ऑफ द रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा 1993 से निकल के आया था, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी दो, जो 24 ठो है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ना है आपको, कुछ कमेटी के बारे में खास चीजें पढ़ना है और खत्म हो गया ये चैप्टर। जैसे कि आपको हम यहाँ पे अब जल्दी जल्दी कराएंगे। और यहाँ पे रूल्स, जैसे कि अदर कमेटी के बारे में पढ़ना है, अदर कमेटी के रूल्स, रूल्स कमेटी आता है, जैसे कंसीडर प्रोसीजुअल मैटर्स एंड रिकमेंड्स अमेंड्स टू द हाउस रूल्स में कुछ अमेंड्स करता है, जैसे कि 15 मेंबर होता है। लोकसभा जैसे कि लोकसभा एंड इंक्लूडिंग स्पीकर, इसमें स्पीकर भी होता है, थोड़ा सा और छोटा और बड़ा। हाँ, इसमें जो है लोकसभा का स्पीकर भी मौजूद होता है रूल्स कमेटी में एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। 16 मेंबर होता है राज्यसभा, इंक्लूडिंग चेयरमैन भी होता है इसमें। राज्यसभा में 16 मेंबर का बनता है, लोकसभा में 15 मेंबर, इसमें स्पीकर भी होता है, इसमें चेयरमैन होता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का अगर बात करें तो ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट द प्रोग्राम एंड द टेम्पलेट्स ऑफ द इंडिया। जनरल प्रोफेसर कमेटी, प्राइवेट कमेटी, ये सब कमेटी है, बस आप पढ़ लेना इसको। नॉमिनेटेड होता है बहुत सारा इसमें मेंबर, इतना सारा कमेटी है। अब कैबिनेट कमेटी थोड़ा देख लेते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंसी मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा गया। ये एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, और ये जो है रूल्स इमर्ज होता है फ्रॉम द आर्टिकल 77 का 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से।
ठीक है। 77 में क्या है और 78 में क्या है? कोई भी बिजनेस प्रेसिडेंट के नाम पे होगा, ये है 77 में। और लिंचपिन का ना काम करता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का, वो ड्यूटी दिया गया 78 में। और यहाँ पे है रूल्स, ये जो रूल्स है जो निकल के आया है 73 का, 77 का, 3 से। ठीक। और यहाँ पे एम टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट एंड, 3 4 मेंबर होता है, ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटी के बारे में देख लेते हैं। कैबिनेट कैबिनेट कमेटी ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स में ये सब आते मतलब आते हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में जो है, ये सब में कौन आता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर या फिर इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म। ये सब बातें हैं जो स्टैंड, ये अदर कमेटी मेंबर है, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। यहाँ से देखते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है, ये क्या होता है? ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करता है। कैबिनेट सेक्रेटरीट एक तरह होता है, और इसका जो अध्यक्ष होता है कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो चेयरमैन होता है सिविल सर्विस बोर्ड का। और यहाँ पे बिजनेस एलोकेटेड टू कैबिनेट सेक्रेटरी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन 1961 का रूल से आया है इसको। सेक्रेटरीट, इसका काम होता है असिस्टेंस टू द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमेटी एंड रूल्स ऑफ बिजनेस, प्रिपेयरिंग एजेंडा द कैबिनेट मीटिंग, सेक्रेटरीट असिस्टेंट। कितना बड़ा काम है भाई, सबसे बड़ा पद है यूपीएससी में, सबसे बड़ा पद यही है। रिपोर्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ मशीनरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट 1950, जैसे कि एन गोपाल स्वामी अयंगर है। रिपोर्ट जो है रिकमेंडेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो 1950 में बना था, इसका एन गोपाल स्वामी अयंगर रिकमेंड किया था ग्रुपिंग ऑफ द मिनिस्टर इन एनहांसिंग द पर्सनल कैपेबिलिटीज इन द ओएम। इतना भी आपको रटना नहीं है, ये सब बातें आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और यहाँ क्या दिया गया? 106वां अमेंडमेंट दिया गया, जैसे कि आपको पता है 1/3 अमेंडमेंट। 1/3 जो है क्या दिया है? 1/3 वोमेन को जो है सीट रिजर्वेशन दिया है, किसमें? लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में और विधानसभा में। और कहाँ कहाँ इसका अगर बात करें तो आप बताओ, जैसे कि अल्पसंख्यक का बात अगर आए तो कहाँ पे अधिकार दिया गया है? लोकसभा में, पहले बताओ लोकसभा में कौन सा आर्टिकल? 330 कुछ याद आया? जैसे कि SC ST को अधिकार दिया गया है, मतलब रिजर्वेशन दिया 330 के अंतर्गत। इसी में ए जोड़ दिया गया कि वहां 1/3 अब मेंबर महिला कर देगा, इंक्लूडिंग SC ST। इस ये नहीं है कि SC ST को अलग रखो महिला को और ये अलग महिला है, इंक्लूडिंग SC ST वुमेन, ये याद रखिएगा। 1/3 वुमेन पूरा का पूरा जो है वो कहाँ काम करेगी? लोकसभा में रहेगी। और ये 330 का ए में आ गया। फिर अब बात करो विधानसभा में, कहाँ बात किया गया है? 330 32 में, 32 में, तो यहाँ ए जोड़ दिया गया, 332 का ए जोड़ दिया गया। यहाँ पे क्या कहा गया? यहाँ पे जो है रिजर्व कर दिया गया 1/3 सीट महिलाओं के लिए, इंक्लूडिंग SC ST। ठीक, 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 ठीक। और कुछ है क्या? ये दो हो गया। आप बताओगे कि दिल्ली के लिए कैसे आएगा, पुदुचेरी के लिए कैसे आएगा? तो ये यूटी आएगा। 239, आपको याद होगा 239 से ए से दिल्ली बना था, तो ए से यहाँ पे एक तरह से रिजर्व किया है, नीचे दिखा है। हाँ, 239 ए में रिजर्व फॉर 1/3 ऑफ द सीट ऑफ द वुमेन ऑफ NC ST एंड द लेजिस्लेटिव। दिल्ली में जो 1/3 सीट आएगा वो कहाँ से आएगा? 239 ए से। और फिर ये बता दिया आपको 332 334 में क्या है? प्रोविजन टेक टू इफेक्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन। हाँ, यही तो मामला फंसा है कि कोई बोल रहा है कि अगर ये पास हो गया है तो क्यों नहीं जो है 29 का इलेक्शन जो होने वाला है उसमें 1/3 क्यों नहीं दिया गया, या फिर 24 का इलेक्शन जो हुआ उसमें क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि बिल तो 2023 में ही पास हुआ था। तो बात समझिए, बात ये है कि इसमें एक और प्रोविजन डाला गया 334 का ए में। इसमें बोला गया कि ये जो अधिनियम जो भी हम डाले हैं, ये प्रोविजन प्रोविजन ऊपर में, ये प्रोविजन तब लागू होगा जब डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा। और मामला यही फंसा हुआ है, डिलिमिटेशन कमीशन बैठा ही नहीं इस बार। आपको पता है 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन बैठना था, जैसे कि 86 का अमेंडमेंट से, 86 नहीं था, वो 2000 में जो बैठा था, 2001 का बात था। हाँ, जब 2000 में एक में जब ये अमेंडमेंट करके बढ़ाया गया कि 2026 तक सीट फिक्स रहेगी, तो सीट फिक्स फिर रहेगी तो 2026 में तो लाया क्या लाया? वो लाया था। उससे पहले तो वो कर नहीं सकता था, क्योंकि पहले संविधान में ये था कि 2023 से जो कर नहीं सकता था, कि क्या चीज नहीं कर सकता था। अगर 2023 में वो बनाना रहता, डिलिमिटेशन कमीशन, वो बैठा नहीं सकता था। और वो बैठा नहीं सकता था क्योंकि सीधे से बात था कि 2026 के बाद ही होगा, तो 2026 के बाद ही बैठा सकता था। और जब ये बिल लेकर आया आज इधर 2026 में, तो 2026 में जो है वो बिल ही गिर गया, पास ही नहीं हो पाया। तो ये बिल जब पास नहीं हो पाया तो डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा नहीं, और डिलिमिटेशन कमीशन जब बैठेगा नहीं तो फिर
ये प्रोविजन लागू ही नहीं होगा, तो इसका मतलब 2029 में भी जो है वन थर्ड जो आप बात कर रहे हो डिलिमिशन कमीशन का, वो नहीं बैठेगा। आप बोलोगे कि सर जी, या अभी अभी क्यों नहीं डिलिमिशन कमीशन बैठा सकता है, और फिर मामला जो है अगर अभी डिलिमिशन कमीशन बैठा दिया जाए तो। हाँ, तो एक एक और रूल आया था कि ये जो अभी जो हो रहा है, क्या नाम हो रहा है, जनगणना हो रहा है, इसी के साथ डिलिमिशन कमीशन बैठा दिया जाएगा। तो ये तो हो नहीं पाया, क्योंकि डिलिमिशन कमीशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 2-3 साल लग जाता है उसका रिपोर्ट आने में। तो ये फिर ये जनगणना लेट हो जाती, तो जनगणना लेट हो जाती है, अभी एक तो ऐसे जनगणना इतना लेट है, तो फिर क्या किया जाएगा। तो अब ना डिलिमिशन कमीशन 2029 के बाद ही, जैसे 26-27 में बैठ सकता है, लेकिन उसका रिपोर्ट आते आते 2029 का इलेक्शन आ जाएगा, और फिर वो सीट का बंटवारा हो नहीं पाएगा। समझ में आया। अब ये 34 का मामला चले गया, समझ लीजिए। 1934 में शायद हो सकता है। तब तक मोदी जी, राम राम, मतलब राम का माला जपने के लिए। अब बड़ बुजुर्ग हो जाएगा तो वही नहीं करेगा जी। इतना राम नाम का नाम लिया है, तो बड़ बुजुर्ग होगा तो नाम का नाम ही लेगा ना। थोड़े ना मतलब बातों को कैसे कंट्रोल किया जाता है देख रहा है विनोद। और तो लोकसभा 1/3 ऑफ द सीट यहाँ पे रिजर्व है, और स्टेट असेंबली में 1/3, और यहाँ पे 1/3 ये दिया गया है। बात तो खत्म हो गया कोई चैप्टर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कौन सा चैप्टर पे आ गए हैं गुरु, तो पेज नंबर 87 पे आ गए हैं अपना लोग। पेज नंबर कैसे देखते हैं, ये पेज नंबर कैसे देखते हैं। नहीं देख लेते हैं। पेज नंबर 87 था ना। पार्लियामेंट हम लोग खत्म कर चुके हैं, बहुत बड़ी बात है भाई। मैंने पार्लियामेंट खत्म कर दिया अपना लोग। अब आएगा स्टेट लेजिस्लेचर जो छोटा है, स्टेट जुडिशल सिस्टम जो कि थोड़ा सा मीडियम है, और फिर आएगा पंचायत। ये सब तो निपटा देंगे तुरंत। स्पेशल प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा स्पेशल प्रोविजंस पढ़ने में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ने में, और फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और फिर द इलेक्शन ऑफ इंडिया, खत्म अपना पॉलिटी खत्म। तो और बताओ। अच्छा, ये उसी दिन का है, वो जो कराए थे, याद है। अगर यहाँ तक आप वीडियो में पहुंचे हो और वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, तो तो क्या करोगे। ऐसे नहीं चले जाओगे छोड़ के मुझे। क्या करोगे। कौन सा ड्रॉ होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे, समझे। हालांकि ये कार्ड लगाना चाहिए मुझे अंतिम में, लाइक शेयर सब्सक्राइब आज ढूंढता हूँ मैं। तो ये सब चीज करके जाओगे, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। अगर नहीं लग रही है, क्यों नहीं लग रही है, ये भी बता के जाओगे। लेकिन बता के कुछ न कुछ तो जाओगे ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही पढ़िए लिखिए, और सोचने समझने की शक्ति जो कि मैंने पहले वीडियो शुरू का बात किया था, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद आपका।